हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का अल्ट्रा ITI पे हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मेजरिंग और मेजरिंग टूल्स के बारे में, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें, जो ये हमारी क्लासेस चल रही हैं 30 डेज क्रैश कोर्स, ये मेनली ITI, CITS और इसके साथ साथ इसरो तथा अन्य टेक्निकल एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके मन में कोई भी डाउट होता है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप वहां अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो सबसे पहले बात आती है मार्किंग। आखिर मार्किंग क्या है? आपने देखा होगा कहीं भी प्लॉट, जब कोई घर बनवाते हैं तो घर बनाने से पहले उस प्लॉट पे मार्किंग की जाती है, फिर मार्किंग के अनुसार उस घर बनाया जाता है। या फिर जब आप कभी कपड़ा सिलाने जाते हैं तो दर्जी क्या करते हैं, कपड़े को काटने से पहले या सिलने से पहले उस पर मार्किंग करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े की कटिंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार वर्कशॉप में, कार्यशाला में जब हमें कोई जॉब बनाना होता है तो जॉब को बनाने से पहले उस पर हम मार्किंग करते हैं, फिर उस मार्किंग के अनुसार हम कटिंग करते हैं। मार्किंग करने से क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि इस पे कौन कौन से ऑपरेशन करने हैं और कहाँ से किस पोर्शन से कितनी धातु को हटाना है। तो ये मार्किंग करने के कुछ फायदे होते हैं। अब इसके लिए जो हम पदार्थ प्रयोग करते हैं, जाप पर जो भी पदार्थ का लेप लगाया जाता है मार्किंग करने के लिए, वही आपका मार्किंग मीडिया कहलाता है। तो मार्किंग मीडिया से कई बार कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कितने प्रकार की मार्किंग मीडिया होते हैं और उनका क्या क्या उपयोग है। जैसा कि आपको पता है, ये क्लासेस हम पॉइंट टू पॉइंट चला रहे हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में न जाते हुए उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को नोट डाउन भी करते रहिएगा। जहां आपको नोट डाउन करना हो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है लेआउट डाई। सबसे पहला मार्किंग मीडिया है लेआउट डाई। लेआउट डाई क्या होती है? कुछ नहीं, एक स्याही की जैसी होती है। और लेआउट डाई का प्रयोग हम जनरली कहाँ करते हैं? रफ सरफेस पर मार्किंग के लिए करते हैं। लेआउट डाई का कहाँ प्रयोग करेंगे? जो भी आपकी रफ सरफेस होगी उस पर मार्किंग करने के लिए लेआउट डाई का प्रयोग किया जाता है। जनरली जो लेआउट डाई का प्रयोग है वो ब्रश के द्वारा हम इसे जाप की सरफेस पर लगाते हैं। तो दूसरा है आपका आता है व्हाइट कोटिंग, जिसे आप सफेदी कहते हैं, व्हाइट कोटिंग के नाम से जानते हैं। जो ये मिक्सचर है व्हाइट कोटिंग में, क्या होता है? इसमें अल्कोहल, चाक पाउडर और वाटर। कई बार इन आपके मार्किंग मीडिया का कंपोजिशन पूछ लिया जाता है कि किसका किसका मिक्सचर होता है। तो जो व्हाइट कोटिंग होती है इसमें अल्कोहल, चाक पाउडर और वाटर का मिश्रण होता है। इसे भी हम जनरली कहाँ प्रयोग करते हैं? ढलवा कास्टिंग किए हुए जाब में या फिर रफ कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? व्हाइट कोटिंग का। एक बहुत फेमस क्वेश्चन व्हाइट कोटिंग से कि व्हाइट कोटिंग में अल्कोहल को मिलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल्कोहल को मिलाने से जो आपकी कास्टिंग की हुई सरफेस है या रफ सरफेस है उस पर जंग नहीं लगती है, इसीलिए इसमें अल्कोहल की कुछ बूंदें मिलाई जाती हैं। जो नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि यहाँ स्टार किया गया है, कई बार इस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कॉपर सल्फेट किसका मिक्सचर होता है? कॉपर सल्फेट होता है। इसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की डाल दी जाती हैं और वाटर होता है। इसका भी प्रयोग जनरली हम करते हैं, सामान्यतः मार्किंग कार्यों के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एक शब्द यहाँ लिखा गया है कि ये जहरीला होता है। कैसा होता है? जहरीला होता है। इसमें नाइट्रिक एसिड की बूंदे डालने की वजह से जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जहरीला हो जाता है। तो इससे मार्किंग करते समय में एक सावधानी रखनी है कि जब ये पूर्ण रूप से सूख जाए तभी हमें इस पे मार्किंग का प्रयोग करना है, वरना जो इस जो आपके मार्किंग टूल्स है उसके पॉइंट की एज भी खराब हो सकती है। तो पूर्ण रूप से सूखने के बाद ही हमें इस पर मार्किंग करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है आपका आता है चाक या चाक पाउडर कह सकते हैं। ये बेसिकली CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का मिक्सचर होता है। जैसे कि आप ITI में भी प्रयोग करते हैं किसका? चाक का। तो कह सकते हैं चाक पाउडर इसका रफ कार्यों के लिए वह ITI में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू इसका प्रयोग हम बहुत ही प्रिसीजन कार्यों में करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म कार्यों में पर्सियन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है, जो मशीनिंग और फाइलिंग की गई सतहें होती हैं
उस पर जब हमें मार्किंग करनी होती है, जो आपकी पूरी फिनिश सरफेस होती है, तो वहां पर हम पर्सियन ब्लू का प्रयोग करते हैं। थोड़ा इसमें सूखने में समय लग सकता है, बट जो इसकी जो लाइनें होती हैं बहुत ही अधिक परिशुद्ध होती हैं। तो कई बार पूछा गया है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो सूखने में थोड़ा ज्यादा समय लेता है, तो पर्सियन ब्लू है, पर इस पे जो लाइनें खींची जाती हैं बहुत ही परिशुद्ध होती हैं। नेक्स्ट है सेलुलोज लिक्योर। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा मार्किंग मीडिया है जो बाजार में कई रंगों में उपलब्ध होता है, तो उसका आंसर होगा सेलुलोज लिक्योर है, जो कि बाजार में कई रंगों में उपलब्ध होता है। ये सभी ही मार्किंग कार्यों में सबसे सर्वोत्तम होता है। सबसे जो बढ़िया मार्किंग मीडिया है ये कौन सा, सेलुलोज लिक्योर है, लेकिन ये काफी महंगा होने के कारण बहुत कम प्रयोग किया जाता है। जो नेक्स्ट आता है रेड लेड। रेड लेड में बेसिकली क्या होता है, इसमें व्हाइट लेड पाउडर होता है और उसके साथ इसमें हम टारपीन ऑयल की भी कुछ बूंदे डालते हैं। तो व्हाइट लेड पाउडर और टारपीन के मिक्सचर से बनता है रेड लेड। इसका जो प्रयोग है जनरली मार्किंग के लिए नहीं करते हैं, इसका प्रयोग हम सरफेस प्लेट की समतलता की जांच करने में प्रयोग करते हैं, या फिर जनरली जहाँ में बहुत ही प्रिसीजन वर्क होता है वहां इसका प्रयोग करते हैं। रस्ट वगैरह से बचाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं कोटिंग के रूप में। तो ये थे आपकी मार्किंग मीडिया। कौन से मार्किंग मीडिया का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार फिर से आप वापस करके देख सकते हैं। यदि कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मार्किंग मीडिया, सॉरी मेथड ऑफ मार्किंग। मार्किंग करने की कितनी विधियां हैं, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहला है सेंटर लाइन मेथड। मार्किंग की वैसे 3 विधियां होती है, सेंटर लाइन, डेटम लाइन और टेम्पलेट। तो सेंटर लाइन मेथड है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आपके जाब की कोई भी भुजा फिनिश नहीं होती है, जाब हमारा रफ होता है, रफ कटिंग होता है, तो वहां पर हम सेंटर लाइन मेथड का प्रयोग करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यदि जाब की कोई भी भुजा फिनिश ना हो तो कौन से मार्किंग मेथड का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर प्रयोग करेंगे सेंटर लाइन मेथड का। तो नेक्स्ट है वो है डेटम लाइन मेथड। डेटम मतलब एक आपको डेटम चाहिए होता है। तो डेटम का प्रयोग कब किया जाता है, जब दो भुजाएं 90 डिग्री पर फिनिश होती हैं। जैसा कि आप लोग आईटीआई में जब कोई जॉब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम दो जो भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं होती हैं, उसको पहले 90 डिग्री पर फिनिश कर लेते हैं। तो वहां जो हम मार्किंग मेथड अपनाते हैं वो कौन सा होता है, डेटम लाइन मेथड होता है। तो इसका प्रयोग कब करते हैं, जब हमारे जाब की दो भुजाएं 90 डिग्री पर फिनिश की हुई होती हैं। जो थर्ड है मार्किंग मेथड वो है टेम्पलेट के द्वारा। टेम्पलेट के द्वारा मार्किंग मेथड का प्रयोग हम जनरली करते हैं मास प्रोडक्शन में, जहां हमें समय की काफी बचत करनी होती है। इसमें जाब के अनुसार ही एक आपका टेम्पलेट सांचा बना लिया जाता है और जल्दी से जल्दी मार्किंग कर ली जाती है। तो टेम्पलेट का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इसके बाद अभी स्टार्ट होता है मार्किंग टूल्स। कौन कौन से मार्किंग टूल होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है सरफेस प्लेट। हिंदी में भी सरफेस प्लेट, इंग्लिश में भी सरफेस प्लेट ही कहते हैं। सरफेस प्लेट का प्रयोग क्या होता है, कि समतलता को जांचने के लिए, फ्लैटनेस को जांचने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आप कोई भी जॉब को फिनिश कर रहे हैं, चेक करना है वो फ्लैट है कि नहीं है, तो उस पर कोई भी आप थोड़ा सा किसी भी मार्किंग मीडिया का लेप लगाकर आप सरफेस प्लेट पे उसको थोड़ा सा रगड़ सकते हैं। देखेंगे जहां आपके ऊंचे स्थान होंगे वहां पर आपके कलर लग जाते हैं। तो समतलता को चेक करने के लिए सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। और मार्किंग करते समय हमें डेटम सरफेस जो प्रदान की जाती है वो सरफेस प्लेट के द्वारा ही की जाती है। जितने आपके मार्किंग टूल्स होते हैं, जैसे वर्नियर हाइट गेज हो गया, बिग ब्लॉक हो गया, ये सब किस पे रखे जाते हैं, सरफेस प्लेट पे ही रखे जाते हैं। उसके बाद मार्किंग की जाती है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः क्या है, समतलता को जांचने के लिए और मार्किंग के लिए डेटम सरफेस प्रदान करना सरफेस प्लेट का मुख्य उद्देश्य होता है। ये साइज की बात की जाए तो ये दो साइजों में जनरली उपलब्ध होता है। एक होता है 50x50x5 सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा 100x100x7 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 5 सेंटीमीटर मोटाई वाला। यहाँ 100 सेंटीमीटर लंबाई, 100 सेंटीमीटर चौड़ाई और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई या मोटाई वाला कह सकते हैं, दो साइज की सरफेस प्लेट पाई जाती हैं। अगर बात की जाए कि सरफेस प्लेट कितने प्रकार की होती है, तो सरफेस प्लेट की अगर हम टाइप की बात करें तो एक तो होता है हमारा अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार, एक हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू ग्रेड के अनुसार, और एक हो गया अकॉर्डिंग टू यूज या एक्यूरेसी के अनुसार। तो सबसे पहला आता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। मटेरियल के अनुसार सरफेस प्लेट 3 प्रकार के होते हैं, एक कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, ग्लास सरफेस प्लेट।
कई बार पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा सरफेस प्लेट का प्रकार नहीं है, तो वहाँ जो चौथा ऑप्शन होता है वो सही होता है, या फिर पूछ लिया जाता है कौन सा, तो चौथा ऑल ऑफ दीज होता है, तो सभी सही हो जाते हैं। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट की बात की जाए तो ये दो ग्रेडों में पाया जाता है, ए ग्रेड और बी ग्रेड में। जो ए ग्रेड की एक्यूरेसी होती है ये होती है 0.005 mm। ए ग्रेड की एक्यूरेसी कितनी होती है 0.005 mm। और जो बी ग्रेड कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होता है इसकी एक्यूरेसी 0.02 mm होती है। ए ग्रेड वाला अधिक परिशुद्ध होता है और बी ग्रेड वाला थोड़ा कम परिशुद्ध होता है। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जनरली हम सामान्य कार्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और मार्किंग करते समय जो बी ब्लॉक होता है या एंगल प्लेट होता है उसको सहारा देने के लिए हमारी सरफेस प्लेट प्रयोग की जाती है वो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होती है। इसमें भी कास्ट आयरन में पूछा जाए तो जो क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन होता है उसकी आपकी सरफेस प्लेट बनी होती है। इसमें कुछ और विशेषताएं हैं कि जब इसकी हमें परिशुद्धता चेक करनी होती है तो इसकी परिशुद्धता हम डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक कर सकते हैं किसकी, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट की परिशुद्धता। दूसरा है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट, ये सिंपली एक ही ग्रेड होता है। तो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट काफी परिशुद्ध होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम फिनिश वर्क में टूल रूम के कार्यों में ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कहीं टूल रूम विजिट किए होंगे तो वहाँ जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेट्रोलॉजी लैब में जो भी आपके सरफेस प्लेट होते हैं वहां पर हम ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का ही प्रयोग करते हैं। इसका मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि उष्मा और ताप, कह लीजिए जो हीट होता है उसका क्या होता है, कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, तब इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है उष्मा और ताप से, इसीलिए इसका प्रयोग हम टूल रूम में करते हैं। नेक्स्ट सरफेस प्लेट आती है ग्लास सरफेस प्लेट। ये भी दो ग्रेडों में पाई जाती है, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए में क्या है, इसकी जो परिशुद्धता है 0.004 mm होती है, और ग्रेड बी ग्लास सरफेस प्लेट की परिशुद्धता 0.008 mm होती है। ए ग्रेड वाला यहाँ भी परिशुद्ध होता है, बी ग्रेड वाला थोड़ा उससे कम परिशुद्ध होता है। तो ग्लास सरफेस प्लेट भी दो ग्रेडों में पाई जाती है। ये चीजें आपको बहुत कम बुकों में मिलती हैं तो इसे आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ग्लास सरफेस प्लेट है काफी हल्के कार्यों में प्रयोग की जाती है, जहां हमें काफी अधिक फिनिशिंग वाला कार्य होता है, काफी लाइट वर्क होता है, वहां इसका प्रयोग करते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है कि इस पे जंग वगैरह नहीं लगती है, झावा रहित होती है, इस पे जंग का असर नहीं पड़ता है। तो ये थे मार्किंग मीडिया, उनके यूज के बारे में, मेथड ऑफ मार्किंग के बारे में, सरफेस प्लेट के प्रकार के बारे में। तो सो प्लीज टेक योर टाइम, नोट डाउन इट।